हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस के सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आप लोग पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस मेरे चैनल से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली वहां से पढ़ सकते हैं। ईवीएस को मैंने 8 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और पूरा सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से तो भी हमारे चैनल से जुड़ के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा पॉलिटी जो है सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और 6 to 8 एनसीईआरटी का कम्प्लीटली निचोड़ है। हर टॉपिक पे आप कम्प्लीटली ब्रीफ कॉन्सेप्ट से अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा संसद। तो हम लोग आज अच्छे से समझेंगे संसद क्या है, ठीक है। तो संसद क्या है? हमारे देश में संसदीय कार्य प्रणाली है और ये संसदीय कार्य प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई हुई है। अगर आप लोगों ने संविधान पहला चैप्टर जो है अगर आप लोग पढ़ेंगे मेरे चैनल से तो उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जो बहुत सारे जो प्रावधान है जो हमारे देश संविधान में लिया गया है बहुत सारे देशों से लिया गया है। तो ऐसे में जो संसदीय कार्य प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है और इसमें ये प्रणाली लेने के पीछे यही रीजन था कि हमारे देश में जो संविधान सभा थी वो चाहती थी कि व्यक्ति पूजा पे अंकुश लगाया जा सके, कोई एक व्यक्ति ही पावर में ना रहे, अदरवाइज फिर ये तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी और इतने बड़े देश को चलाना, इतने पॉपुलेशन को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो संसदीय कार्य प्रणाली ली गई हमारे देश में। संसद के अंदर हमारे राष्ट्रपति आते हैं, दोनों सदन आते हैं, दोनों सदन में हमारी राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है और प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं। तो सारा सिस्टम जो वर्क करता है वो एक सिस्टम के अंदर काम करता है, वो है संसद। और संसद के प्रति जनता के प्रति ये पूरा जो सरकार है वो जवाबदेह होती है। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं इसको। तो संसद क्या है? तो हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय लेने और सरकार पे अंकुश रखने में मदद करती है, ठीक है। इसके पीछे देखिए रीजन है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे देश में पूरे देश को बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र से जो चुन के नेता आते हैं वो एमपी कहलाते हैं। वो लोग जाते हैं तो संसद में बैठते हैं और हमारे देश को, हमारी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जब स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो इस स्टेट को भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहाँ से बहुत सारे एमएलए जो होते हैं हर क्षेत्र से जीत के आते हैं। वो तो राज्य को रिप्रेजेंट करते, लेकिन राज्य भी कुछ कुछ अपने एमएलए की जो है ग्रुप है उसमें से कुछ कुछ लोगों को चुनती है जो योग्य होते हैं, उनको संसद में भेजा जाता है जो कि राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कोई भी बिल पास होता है तो उनकी सहमति जो राज्य के एमएलएज हैं जिनको चुन के भेजा गया हर राज्य से, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि कोई भी विधेयक पास तभी हो सकता है, कोई भी कानून तभी बन सकता है जब इनकी सहमति हो। तो एमपी और एमएलएज सब बैठते हैं हमारे संसद में, सरकार होती है, दोनों सदन होते हैं। तो कम्प्लीटली ये जो सिस्टम है सरकार का, एमपी एमएलए का, ये सब कुछ संसद के अंदर होता है। इसीलिए हमारे देश में संसद का बहुत ही महत्व है, ठीक है। तो भारतीय संसद जो होती है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारे जो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, दो सदन में राज्यसभा, राज्यों की परिषद एवं लोकसभा, लोगों की सभा होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से संविधान समझ गए हम। जैसा कि पिक्चर शो कर रहा है कि संसद है, एक सिस्टम है जिसके अंदर, ये जो संसद है इसके अंदर सारे लोग हैं। तो सारे लोगों में दोनों सदन है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री हैं। सारा सिस्टम अगर वर्क करता है तो संसद के अंदर काम करता है।
ठीक है। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर हमारे देश में अगर सिस्टम बना है तो ये संविधान सभा के प्रयासों के फलस्वरूप बना हुआ है। और दूसरी चीज कि हर अगर देश में कोई भी प्रावधान लाए गए हैं तो उसके पीछे जो संविधान सभा थी वो बहुत सोच समझ के फ्यूचर को दूरदर्शी होके देखती थी और उस हिसाब से अपने प्रावधान को देश में रखा गया है। तो संसदीय जो कार्यपालिका थी उसको रखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे जो सरकार ऐसी हो हमारे देश में कि एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पे पर्याप्त अंकुश लगे हों। ये भी बहुत जरूरी होता है। शक्तिशाली कार्यपालिका रहेगी तभी अपने देश की जो समस्याएं हैं, विवाद हैं, उनको अच्छे से सुलझा सकती है, देश के शासन को अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति पूजा पे अंकुश लगाना भी जरूरी होता है। अदरवाइज जो सिस्टम होता है वो सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेके फिर जो जिम्मेदारियां हैं जनता के प्रति वो अच्छे से निभाएगी नहीं। तो इसलिए व्यक्ति पूजा पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उसे नियंत्रित भी करेगी। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो कार्यपालिका है, जो संसद है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी है और प्रांतीय स्तर पर। राष्ट्र के स्तर पर तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो होती है, केंद्र सरकार होती है, वो मैनेज करती है। प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार मैनेज करती है। राज्य स्तर पे भी जो संसदीय कार्यपालिका है उसको भी बहुत सारे पावर दिए गए हैं। बहुत सारे मुद्दों पे वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें प्रांतीय जो राज्य सरकार है उसको केंद्र सरकार के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो पूरी तरह से एक सिस्टम को ऐसा है कि सबके थोड़े थोड़े अपने पावर भी हैं और ये भी है कि दोनों में एक दूसरे के साथ सामंजस्य भी है। तो इस संसदीय कार्यपालिका में ऐसे सिस्टम को चलाना और व्यक्ति पूजा पे अंकुश लगाने का इस तरह प्रयास किया गया। अब हम लोगों ने अभी देखा ही पिछले स्लाइड में कि जो हमारा संसद होता है उसके अंदर राष्ट्रपति होते हैं और दो सदन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है, इनके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और जो राष्ट्रपति होते हैं उनको संविधान के द्वारा बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए हैं और बहुत सारे राष्ट्रपति को बहुत सारे पावर दिए गए हैं जिनको समय समय पर अपना राष्ट्रपति अपना जब जरूरत लगता है तो उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग होता है, फिर भी वो दोनों सदनों में, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो बैठता है और ना ही चर्चाओं में भाग लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की बैठक को आमंत्रित करता है, लेकिन किसी सदन में न बैठता है और न ही उसकी चर्चा में भाग लेता है। और कोई भी कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक ना राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति न दे। कोई भी जब विधेयक होता है तो हमारे संसद में उस पर चर्चा होती है, लेकिन फाइनली वो विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर देते हैं, अपने स्वीकृति देते हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही की जरूरत है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। और इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है। संसद जब कोई कानून को पास करती है उसका भी उतना ही पावर होता है जितना अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जो पास किया जाता है। ठीक है। तो संविधान ने हमारे राष्ट्रपति को बहुत सारे विशेष अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। अब राष्ट्रपति को हम लोग जवाहरलाल नेहरू की भाषा में भी समझ लेते हैं कि उनकी नज़र में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है। तो हमने राष्ट्रपति को
कोई विशेष वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो ना तो शासक होता है और न शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। ये जो इस शब्द हैं, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और संविधान सभा की वाद विवाद की ड्यूरेशन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा क्या होता है। तो देखिए, लोकसभा जो होता है, हम लोग जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक होना है। तो उसमें क्या होता है कि जो 18 साल या उससे अधिक आयु के जो नागरिक होते हैं, उनको मतदान देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो हर देश को बड़े बड़े छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र से नेता चुन के आते हैं, प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बोलते हैं। तो वो जो चुन के आते हैं चुनाव के द्वारा, वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। हमारे देश में लोकसभा के 552 सीट दिए गए हैं। लोकसभा में 552 सीट है। इसमें 530 जो है वो जो चुनाव होते हैं उनसे चुन के आते हैं, जब छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। बाकी जो 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। बाकी 2 मेंबर्स जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, जिनको चुनने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अधिकतम जो सदस्य संख्या है लोकसभा की वो 552 होती है। ठीक है, ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई थी कि इतने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित है। आरंभ में आरक्षण 10 वर्ष के लिए थी। नवीनतम संशोधन के अंतर्गत अब 50 वर्ष के लिए अर्थात सन 2000 तक के लिए है। ठीक है, जो आरक्षण दिए गए हैं वो 2000 तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। भारत में सदन की कार्यवाही जो ये कार्यवधि है वो 5 वर्षों की है। जो लोकसभा काम करती है वो 5 वर्ष तक काम करती है। 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने पे ये सदन खुद भंग हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में संसद को पूर्ण कार्यावधि समाप्त होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की कार्यावधि बढ़ सकती है। आपातकाल में ही लोकसभा की बढ़ सकती है और मैक्सिमम ये 1 साल तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और जो लोकसभा में जो सरकार बनती है वो उसका 5 साल का ही उसकी इनका समय है। और किसी आपातकाल की स्थिति में है 1 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल 1-1 सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया था ना कि राज्य में भी चुनाव होते हैं, तो उनको क्या होता है, वो राज्य सरकार जो होती है, प्रांतीय संसदीय कार्यपालिका है, तो उसमें भी राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। लेकिन अब जो विधानसभा होती है, जो हमारे देश में जो केंद्र में जो सभा है जिसमें बैठती है उसको संसद बोलते हैं। लेकिन वही संसद जब वो राज्य स्तर पे जो हमारे जैसे लखनऊ में है, जिसपे सारे जो MLA जाके बैठते हैं, वाद विवाद होता है, प्रांत स्तर की जो समस्याएं हैं उसमें जिसमें ऐसे
डिस्कशन की जाती है उनको विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा में क्या होता है कि कुछ कुछ ये जो एमएलए हैं इन्हीं में से कुछ मेंबर्स को चुना जाता है जो कि राज्यसभा के मेंबर बनते हैं और जाके संसद में बैठते हैं। तो उन्हीं की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो किसी भी राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है तो उसमें से 5 सदस्य चुन के जाते हैं जो कि संसद में बैठते हैं, केंद्र संसद में। फिर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे 31 सदस्य लिए जाते हैं। और मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा छोटे छोटे राज्य हैं तो इन इन चारों को जोड़ के एक सदस्य लिया जाता है। और राज्यसभा में इस तरह देखा जाए तो राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के 245 देखिए सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखो 245 सदस्य होते हैं जिसमें 238 होते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं हर। ठीक है, 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो जुड़ के ये लोग आए हैं ये, और इसमें 245 सदस्य होते हैं। इनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की जो कार्यावधि है वो 6 वर्ष है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के, वो संसद के दोनों सदन कौन से है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्यसभा जो है उसका पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है। तो जो उपसभापति होते हैं उसमें राज्यसभा के जो भी सदस्य उसमें से किसी एक को चुन लिया जाता है और उपसभापति पद के लिए उसको फाइनली उसको बना दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के हम लोग विशेष अधिकार जो हैं उनको समझ लेते हैं। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री है उसका भी कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई सूचना मांगी जा रही है तो उसको भली भांति दी जाए। और राष्ट्रपति जो होता है वो बहुत सारे मुद्दों पे पत्र लिख कर भेजते हैं और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की बात की जाए तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। और जिनको राष्ट्रपति समय समय पर जैसा भी देश में परिस्थितियां बनती हैं उनको उसके हिसाब से यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो विशेष अधिकार है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो उसमें पहला जो होता है कि राष्ट्रपति जो होता है, अगर मंत्रिपरिषद ने किसी मुद्दे पे सलाह भेजी है तो उसको क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति बोल सकता है कि आप इस मुद्दे पे पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन ये तभी ऐसा होता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि ये अगर कानून कोई बनता है तो ये देश के हित में नहीं होगा और इसमें कुछ कमियां हैं। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद को सलाह दे सकता है कि आपकी जो सलाह हैं या जो ये विधेयक है उस पर आपको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे केस में अगर क्या होता है कि फिर दोबारा मंत्रिपरिषद वही सलाह अगर राष्ट्रपति को भेज देती है तो फिर से ऐसे केस में राष्ट्रपति है उसको मतलब वो बाध्य होता है कि उस पे उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि मैंने इस पहले में इस
बताया हुआ, ठीक है। और दूसरा जो राष्ट्रपति है उनके पास जो पावर है उसे वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर में क्या होता है कि अगर कोई विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बहुत सारे विधेयक होते हैं, अगर संसद में आता है, और संसद में कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति की सहमति ना हो। तो ऐसे में अगर कोई विधेयक आता है और राष्ट्रपति को उस पे सहमति नहीं जताना है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये देश के लिए ये सब चीज़ें हैं, जो विधेयक हो मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है या मना भी कर सकता है। ऐसे में क्या होता है कि संसद द्वारा जो पारित होता है प्रत्येक विधेयक, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि कानून बनाने पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वीटो पावर उसके पास दिया गया है कोई विधेयक का आया, तो और राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कि नहीं ये विधेयक कानून नहीं बनना चाहिए, ये देश के हित में नहीं होगा, तो उसमें स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है या मना भी कर सकता है। और जो अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कुछ साल पहले 86 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको हम लोग के बारे में जानना चाहिए हम लोग को। तो हमने देखा है कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी है? 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की जो स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था, तो ऐसे में लोगों ने इसकी काफ़ी आलोचना की। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद अगले जो राष्ट्रपति वेंकटरमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार चली गई और जिसने विधेयक पेश किया था, ठीक है। तो मतलब उस जो सरकार थी उसके कार्यकाल में दो राष्ट्रपति आए, एक ने तो थोड़ा सा टाइम ले लिया, तो तुरंत नहीं लिया, तुरंत विधेयक पे विलंब किया, फिर दूसरे ने उसको लौटा दिया, फिर ऐसे में सरकार ही चली गई, सरकार का कार्यकाल कंप्लीट हो गया। फिर 1989 में एक नई सरकार चुनकर आ गई थी, यह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। तो इस प्रकार जैल सिंह के द्वारा जो विधेयक थी उसको स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून नहीं बन सका और इसमें देश का भी फायदा हुआ, क्योंकि सरकार जो उसमें जो प्रेस थी उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही थी। और कभी भी जब किसी देश में अगर प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होगी तो फिर प्रेस को स्वतंत्र होना जरूरी है। और क्योंकि फिर ऐसे में होगा कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे, मुद्दे पे होंगे जो प्रेस को बोलना होगा वो बोल नहीं पाएगी, उसके दूसरे लोग कंट्रोल करेंगे, तो जो सही नॉलेज या इंफॉर्मेशन है वो जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक तरीके से ये विलम्ब करने जैल सिंह द्वारा जो विलम्ब किया गया जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं देश के हित में और जनता के हित में अच्छा कारगर साबित हुआ। अब हम लोग तीसरे विशेषाधिकार की हम लोग बात कर लेते हैं। जो तीसरा विशेषाधिकार है वो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। मान लीजिए अगर संसद में देखिए ऐसे ऐसा मतलब अगर संसद में जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो दावेदार लोग हैं, तो और लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत मिली हुई है तब तो कोई समस्या नहीं है, उस केस में ये पावर राष्ट्रपति को नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई है कि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है और गठबंधन की सरकार बन रही है और उसके अपोजिट दूसरे किसी ने दावा कर दिया है, दो तीन नेताओं ने, कि नहीं उनके पास भी बहुमत है। तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार प्रयोग करने का और निर्णय लेने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को अब समझना होता है, अपना निर्णय लेना होता है कि किसको वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, कौन सरकार बना सकता है, कौन सरकार को चला सकता है। ऐसे में अब वो सारा जो पावर है वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये जो परिस्थितियों द्वारा क्रिएट हुआ जो सिचुएशन है, ऐसे में ये तीसरा विशेष अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।
1989 के बाद से जो प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का जो महत्व हमारे देश में और बढ़ गया। ठीक है, अब हम लोग कार्यपालिका समझते हैं। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि संसद के अंदर आता है राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में हमारा देखिए कार्यपालिका ही है। जो कार्यपालिका है, देखिए हमारी सरकार का जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो सरकार में जो होती है उसमें सरकार के तीन मेन अंग हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उस सारे कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है और शासन प्रणाली चलाती है। क्योंकि जो संसद में तो सब लोग बैठते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है जो कि केंद्र स्तर पे है राज्य सरकार, संसदीय व्यवस्था है, राज्य स्तर पर भी है, पंचायत स्तर पे भी। तो ये पूरा शासन को कार्य प्रणाली को जो चलाती है वो कार्यपालिका है। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर देखिए हमारा क्या आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, और इसके अंदर एक पूरा प्रशासनिक ढांचा जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, कार्यपालिका के ही अंदर आते हैं। क्योंकि वो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उन्हें अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। और ये जो सरकार के प्रधान हैं और मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि वे सरकार के सभी नीतियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में जो बहुत सारे नेता होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं, जो उनको हर मुद्दे पे इंफॉर्मेशन देना, उनको गाइड करना उनका काम होता है। तो कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और हमारे सिविल सर्वेंट आते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका के प्रकार क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका का जो प्रकार होता है उसमें बात आती है। तो देखिए, दो चीजें हैं कार्यपालिका के प्रकार। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे आधारित प्रणाली है, एक होती है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, संसदीय और अर्ध अध्यात्मात्मक। ठीक है, तो हमारे देश में ये जो व्यवस्था है संसदीय कार्य प्रणाली है वो इसी सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे आधारित कार्य प्रणाली। और एक दूसरा है व्यवस्था है जो कार्यपालिका का, वो है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ठीक है, जिसमें एक ही व्यक्ति पावर के अंदर होता है, वो देश का भी प्रधान होता है, सरकार का भी प्रधान होता है। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जैसे हमारा यूएस में जो कार्य प्रणाली है वो उसमें जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का भी प्रधान होता है और सरकार का भी प्रधान होता है। तो इसको एक व्यक्ति के नेतृत्व का सिद्धांत पे आधारित प्रणाली उसको बोलते। हमारे देश में क्योंकि संसद प्रणाली है जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है, लेकिन जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। तो ये सिस्टम है। ठीक है, तो उसको देखिए सामूहिक नेतृत्व को दो हिस्सों में बांट दिया गया, संसदीय और अर्ध अध्यात्मात्मक। तो इसमें देखो, जो संसदीय जो होता है सरकार के प्रमुख को आमतौर पे प्रधानमंत्री कहते हैं, और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो उसमें नेचुरल सी बात है, मंत्रिपरिषद पूरे देश के संसद की कार्यप्रणाली के थ्रू होता है। तो ठीक है, तो वो ऐसे में क्या होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और जो ये जो होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। फिर उसके बाद बात आती है कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह, वही इसी चीज को इसमें बताया गया है। ठीक है, और जो देश का जो प्रमुख होता है इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए
इसी चीज़ को समझाया गया है। और जबकि जो दूसरा अध्यक्षात्मक है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पे प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि हमारे देश में क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, जबकि हमारे देश में जो है वो जो सरकार होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, और ठीक है, तो इसी चीज़ को बताया गया। जो औपचारिक शासन प्रमुख होता है उसको दो हिस्से में बांटा जाता है, संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय गणतंत्र। ठीक है, जो संवैधानिक राजतंत्र जो होता है वो उसका प्रमुख राजा होता है, और संसदीय गणतंत्र जो होता है उसका जो प्रमुख होता है उसका राष्ट्रपति होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। ठीक है, तो 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले। जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कई बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में राष्ट्रपति की निर्णय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अब राष्ट्रपति को अपना निर्णय लेना होता है किस दल को बुलाएं, कौन सा दल सरकार बना सकती है, कौन सी दल सरकार को बनाए रख सकती है। ऐसे में उसका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को उन्होंने बताया हुआ कि मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें ही मिली, जो बहुमत से 21 कम सीटें कम थीं। राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिन के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कहा। तो मतलब राष्ट्रपति ने बोला कि आपको जो बहुमत के लिए जो सीटें मिलनी चाहिए वो तो उससे 21 कम है, उनको 251 ही सीट मिली। तो ऐसे में आप पद तो ग्रहण कर लिया था वाजपेयी जी ने, लेकिन 10 दिन के अंदर उनको विश्वास मत भी प्रूफ करना था। तो ये क्या है, विशेष अधिकारों में से है जो कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। अब वो बात आती है तो उपराष्ट्रपति की हम लोग बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति भी हमारे देश में 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, और उसको इस तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को जैसे चुना जाता है। केवल इतना ही अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है, और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाअभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। ठीक है, अगर किसी केस में राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो गई है, महाभियोग लगा दिया गया, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी काम कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह से करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद वीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री क्या होते हैं और उनके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कार्यपालिका में कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा, प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती जब प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ ग्रहण कर लेता है, और प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पद से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। जबकि किसी की मंत्री की मृत्यु
हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। मंत्रिपरिषद एक तरफ, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री एक तरफ, मंत्रिपरिषद तथा दूसरे और राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जो है, देखिए पूरा मंत्री जो सरकार है या मंत्री परिषद है, उसमें प्रधानमंत्री तो नेता होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहता किसी रीजन से, उसकी मृत्यु या त्यागपत्र, तो पूरा मंत्री परिषद पूरा ही भंग हो जाता है। जबकि कोई मंत्री नहीं है तो बस एक स्थानीय खाली तो होता है। तो इस तरह क्या होता है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति और संसद के बीच में कोई एक सेतु का जो काम करता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। ये मतलब उनका संवैधानिक दायित्व भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पे आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा राष्ट्रीय सम्मेलन तथा विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि, ये सारे जो हैं वो प्रधानमंत्री के कार्य हैं और उनके बारे में उनकी ठीक है। अब प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग जान चुके हैं, हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उसकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना जरूरी होता है। अब हम लोगों ने, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो नौकरशाही है, सिविल सर्वेंट हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, क्योंकि वो रोज की प्रशासन कार्य प्रणाली को संभालते हैं। तो ठीक है, तो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण है, उसको सिविल सेवाओं का जो वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया गया है। पहला जो है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, इसके अंदर पूरा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आती है। केंद्रीय सेवाएं, जिसमें भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आता है, और प्रांतीय सेवाओं में प्रांतीय सिविल सेवा आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे की प्रधानमंत्री और मंत्रीगण जो होते हैं उनका देश के प्रति क्या दायित्व होता है और वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और अन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। ठीक है, सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित, अभी हम लोग जो सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने वाले उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने, उसे लागू करने में मंत्रियों को सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उसके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय प्रशासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। ठीक है, तो मतलब यही है, इसी चीज को समझाया गया। जो टोटल जो कार्य
कार्यपालिका है जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री हैं और सिविल सर्वेंट हैं। उनका जो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका आपस में कैसे काम, एक दूसरे के काम करते हैं, कैसे वो देश के प्रति उत्तरदायित्व तो अपना निभाते हैं, उसी के बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया। कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं हमारे देश में, हम जानते हैं कि काफ़ी सबसे बड़ा कठिन एग्जाम होता है, राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी होता है। यूपीएससी जो आईएएस वगैरह बनते हैं, और राज्य स्तर पे भी जो लोग ये यूपीएससी होता है, वो भी बहुत कठिन एग्जामों में से एक होता है। उससे जो चुन के आते हैं वो लोग काफ़ी प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं, जो कि मंत्रि परिषद को सलाह देने और उनको गाइड करने और उनका सहयोग करने के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है टोटल इस संसद का कार्यपालिका का? तो आधुनिक कार्यपालिका की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है हमारी जो कार्यपालिका है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि देखिए विधायिका तो सिर्फ कानून बनाती है, ठीक है, और लेकिन कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट भी करती है और पूरे शासन का, पूरे देश के शासन कार्यप्रणाली सब कुछ को जो संभालती है। जो सबसे ज़्यादा सरकार के जो शक्तियों का बंटवारा, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, वो कार्यपालिका ही है। क्योंकि कार्यपालिका के जो कार्य प्रणाली है उसमें बहुत सारे पावर भी हैं, साथ ही साथ उतनी जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। तो उसी बात को हमें यहाँ पे बताया गया कि सभी प्रकार के सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा, क्योंकि कार्यपालिका बहुत पावरफुल है, तो ऐसे में वो अपने पावर का मिसयूज न करे, इसलिए विधायिका को हमेशा उन्होंने देख रेख में कार्यपालिका को रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायित्व नहीं होगी। इस तरीके से संविधान सभा ने कार्यपालिका का निर्माण किया। तो ये था टॉपिक संसद, जिसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।